ये बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर CSC का पेपर 2021। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, करते हैं विचार। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, RBI का गवर्नर अपना अधिकार पावर RBI अधिनियम से प्राप्त करता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, अब देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि केंद्र सरकार द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया सही। अब देखिए, जब हमारे पास हमें क्या क्या दिया है सेकंड में, भारतीय संविधान है ना, अंडरलाइन करिए इसको, कि कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश देने का अधिकार देते। हम कहीं आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा अच्छे से, कहीं आपको मिला ऐसा कुछ दिया है? नहीं मिला। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा अगर आप अपने माइंड पे फोकस करिए, है ना, अगर आप उसमें कंफ्यूज हो तो बताइए। तो आप सोचिए कि आपने इकॉनमी पढ़ा है, आपने साफ साफ बैंकिंग में पढ़ा होगा, है ना, कि जब हमारे पास एक RBI एक्ट है, तो जब हमारे पास RBI एक्ट ऑलरेडी है ना, देखिए RBI एक्ट ऑलरेडी है तो संविधान की क्या नीड है ना, RBI एक्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। अब अगर हम दूसरा कट कर दें तो पहला ऑप्शन कट गया, ये सारे ऑप्शन कट गए और हमारा आंसर आ गया थर्ड। चलिए, थर्ड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट और 3 हो गया सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट। देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या है कि भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेंगे। ओके, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, 1 मिनट, हम इसके थोड़ा सा इंग्लिश पे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कुछ कुछ सेम प्रोनाउंसिएशन वाले स्टेटमेंट मिले, ठीक है, तो वहाँ पे एक तो गलत होगा। अब देखिए, हमारे सेकंड ऑप्शन में क्या मिल रहा है, हमारे सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में क्या मिला, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर। ठीक है, इतना कुछ कॉमन मिल रहा है। इसमें सेकंड में भी ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर। ठीक, अब हम इतना तो समझ गए कि हमारा थर्ड तो सही है क्योंकि हमें मिल गया है कैन। ठीक है, तो थर्ड तो सही है। ठीक, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही कट गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। ठीक है ना, और हमें ये पता है कि जब सेम प्रोनाउंसिएशन वाले 2 हों तो उसमें से कोई एक ही सही होता है। ठीक, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता, तो हमने एक तो कट कर दिया ऑप्शन। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। अब ये बताइए, पहला ऑप्शन देखिए, 1 मिनट, हिंदी में चलते हैं, इंग्लिश वाले तो अपना पढ़ लेंगे, हिंदी में चलते हैं। देखिए, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार है। अब एक बात बताइए कि क्या सभी के लिए EPF जो अकाउंट है वो है, पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना, तो ये हो गया गलत। अगर हम पहला कट कर दें, पहला ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, है ना। और यहाँ पे देखिए, सरकार सूचना के अधिसूचना के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट कैन भी, तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है ना, उसके लिए तो कोई वो है नहीं कि नहीं इसमें क्या नाम है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो कोई भी रूल रेगुलेशन ला सकती है। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, पहला और सेकंड और थर्ड ऑप्शन। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आर्थिक मंदी के समय, 1 मिनट, हाँ, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। ओके, ठीक है, सार्वजनिक परियोजनाओं में वृद्धि करना। ठीक है, कर की दरों में वृद्धि के साथ ब्याज दर में कमी करना। ठीक है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि
आप अपने एक इंडिविजुअल का हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि एक बात बताइए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप ही हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आप सभी लोगों को उस रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सपेंड करें, है ना, कि सबके पास वो चीज़ें हो जाएं। तो अब एक बात बताइए, अगर हमारे पास आर्थिक मंदी आई है ना, तो हम क्या करेंगे? तो हम ऑब्वियसली अगर हम परियोजनाओं पे व्यय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएंगी, तभी तो हमारे पास, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमने 10 रुपये इन्वेस्ट किया कर लिया, हमारे पास आर्थिक मंदी है ताकि हमारे पास लोग चीज़ें खरीदें, है ना, ज़्यादा ज़्यादा हम रोज़गार उत्पन्न कर सकें, यही तो होता है। तो अगर देखिए इसमें कौन सा लिख रहा है, ऑब्वियसली जब आर्थिक मंदी आएगी तो हम सार्वजनिक परियों पर व्यय में वृद्धि कर देंगे, है ना, ब्याज दर में अगर हम वृद्धि करेंगे तो कोई हमसे लोन लेगा नहीं, तो हमारी बैंकों से लोन लेगा नहीं, तो हम फिर चीज़ें बिजनेस सेटअप होगा नहीं। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि कर की दर में वृद्धि के साथ ब्याज दर में कमी करना। अगर हम इंटरेस्ट रेट ही बढ़ा देंगे तो भी नहीं होगा, ये भी गलत है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी कर देंगे, अगर हम परियोजनाओं पर ही व्यय में कमी कर देंगे तो हमारे पास कोई चीज़ें आएंगी नहीं। तो यही होगा कि जब आर्थिक मंदी आती है तो हम क्या करते हैं कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक, आप इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ों में भी तो आप गेस भी कर सकते हैं, इकोनॉमी तो आपको प्योर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अन्य बातें परिवर्तित, एक मिनट, अन्य बातें परिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, ठीक है, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, ओके। थर्ड ऑप्शन है कि वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। फोर्थ ऑप्शन, इसकी कीमत घटती है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। मान लीजिए आपके पास पैसे बहुत आ रहे हैं तो आप सस्ती चीज़ें तो लेंगे नहीं, ऑब्वियसली अगर आप 200 रुपये की टी शर्ट पहन रहे हैं तो आप ब्रांड में जाएंगे, है ना। थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया, तो अगर थर्ड ऑप्शन गलत हो गया तो हमारा आंसर आ गया 104, ठीक, क्योंकि कथन में कौन सा सही है ये बताना है। अगर हम इतना सोच लेते तो अगर 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 हम ये नहीं सोच पाते हैं, ठीक है, तो हम फिर से पढ़ते हैं इस ऑप्शन को कि मान लीजिए इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, ठीक है, हो सकता है हो ना हो, देखते हैं। अब इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। एक बात बताइए, अगर चाय बनाना है हमें, तो चाय और शुगर 2 चीज़ें चाहिए, टी लीव्स मतलब चाय की पत्ती चाहिए और चीनी चाहिए हमें, तो अगर पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि का तो कोई वही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, है ना। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन गलत करते तो हमारा 2 ऑप्शन कट गया, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं कि वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, अगर, है ना, तो ऐसा तो कुछ हो लग नहीं रहा, तो फिर थर्ड भी गलत हो गया, तो 1/4 आंसर आ गया कि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो और इसकी कीमतें घटती हैं, ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत में शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका प्रशिक्षण एवं विनियमन किया जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, कैन भी आ गया, ठीक है। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक सेकंड, आइए देखते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं अपना कि क्या सही हो सकता है ना। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड थर्ड, 1 थर्ड 1 2 3। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जब कुछ डेटा उठा, राज्य सरकार, यहाँ पे एक डेटा है ना, देखिए 23 का सॉल्व किया, 22 का सॉल्व किया, हमेशा डेटा गलत निकला, ठीक। अब हम सोचते हैं कि अगर राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, तो अगर राज्य सरकार कर सकती है तो केंद्र सरकार भी कर सकती है ना। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि राज्य सरकार एक है डेटा और ये स्वैप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार से स्वैप केंद्र सरकार भी कर सकते हैं। अब ये सब आपको तब यूज करना है जब आपको कुछ नहीं आता क्वेश्चन में, ठीक, या इसको हम RBI भी कर सकते हैं, मैं भी, क्योंकि हमें तो आता ही नहीं, हमें तो बस
गेस करना है ना, एप्टीट्यूड लगाना है। अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि अगर यहाँ पे स्वैपिंग होगा तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, आंसर आ गया। ठीक, अब हम जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 23 में भी देखा, 22 में भी देखा कि कैन वाले स्टेटमेंट होते हैं सही, तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन दो ही में है, एक तो बी में, एक सी में है। ठीक, हमें ये पता है सी डी होगा नहीं, तो हमारा आंसर आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जो अधिनियम जनरली सही होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए अधिनियम वाला ट्रिक भी लागू हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एप्टीट्यूड एक्ट वाला भी लागू हो रहा है, एक्ट भी अप्लाई हो रहा है, और स्वैपिंग भी अप्लाई हो रहा है। देख रहे हैं, स्वैपिंग ऑल्सो अप्लाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सरकार बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होता है? ठीक, पहला फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से। ओके, सेकंड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से। थर्ड है मुद्रास्फीति एवं अल्पवृद्धि ब्याज दर से। ठीक, एक मिनट, नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब देखिए एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब कुछ दिया ना एकदम सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हो तो मतलब ऑल ऑफ द अबव सही होगा। ठीक है, अब इसमें भी देखिए वही चीज़ है। ठीक, कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से प्रभावित होता है, आरबीआई की तो हमें पता ही है प्रभावित होता है। ये मुद्रास्फीति और अल्पवृद्धि ब्याज दर से ऑब्वियसली प्रभावित होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। बिना कुछ सोचे समझे आप इसको टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। ओके, वैश्विक निक्षेपागार या डिपॉजिटरी प्राप्तियां। ठीक है, अनिवासी विदेशी जमा। उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं? ठीक है, हमें पता है कि अनिवासी विदेशी जमा जो होता है ये नहीं होता डीबीटी में, है ना। तो ये अगर होता नहीं है तो फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन कट गया, और बाकी ये सब तो होता ही है, यानी कि विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश और वैश्विक निक्षेपागार, है ना, ये तीनों होता है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड, एक मिनट, हाँ, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब आप इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे, फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमी नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। चलिए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, फर्स्ट ऑप्शन, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। ठीक है, सेकंड, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है कि व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। ठीक, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, अब आइए इसमें हम क्या लगा सकते हैं, कुछ ट्रिक विक लग सकती है। ठीक, अब देखिए हम एक चीज़, हम थोड़ा सा अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ये तो कर सकते हैं कि घरेलू मुद्रा की विदेशी मूल्य इसकी को बढ़ाता है, ये नहीं होता। मतलब घरेलू मुद्रा, डोमेस्टिक जो मतलब घरेलू मुद्रा जो होती है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया गलत। अब हमारा फर्स्ट थर्ड में से ही कुछ होगा। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। क्वेश्चन क्या है कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजार में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, ये नहीं होता है, तो थर्ड भी गलत हो गया और ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें कुछ ट्रिक व्रिक नहीं लग रहा, इसमें कॉन्सेप्ट ही लग रहा है सीधे सीधे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन करना। ठीक है, बी ऑप्शन है अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय करना। ठीक, सी ऑप्शन राजनीतिक दलों को बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का विकास करना। ठीक,
कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। अब अगर भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण? ऑब्वियसली भाई, जब अगर ज़्यादा ब्लैक मनी आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे नहीं, इसीलिए तो ब्लैक मनी का यूज करते हैं। तो बस टैक्स वाला कुछ अगर आप ऐड कर पा रहे हैं तो डी ऑप्शन आपका सीधे निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, विदाउट कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? ठीक है, आइए, सार्वजनिक ऋण की जो होती मुद्रास्फीति कारक, इन्फ्लेशन, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, ठीक है, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, ओके, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? ठीक, अब देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर कुछ सेम स्टेटमेंट अगर रिपीट होते तो मतलब उसी में से होगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, अब इसी में से कुछ होगा, है ना। तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप ये कर देंगे कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, यही ऑप्शन है, यही आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? किस में वृद्धि होती है? बैंकों में आरक्षित नकदी वृद्धि अनुपात में वृद्धि, नो। बैंक के सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, ठीक है। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि और देश की जनसंख्या में वृद्धि, जो कि प्योरली गलत होगा, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि तब होती है जब लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होती है। आप जितना जमा करेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में उतनी वृद्धि होती जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसीलिए तो इतने सारे अकाउंट खुल रहे हैं मोदी सरकार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में किन कारणों से होती है? देखिए, जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चन ऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कुछ नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन में। बस हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़िए। चलिए, विस्तारकारी नीतियाँ, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड, राजकोषीय प्रोत्साहन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, उच्च क्रय शक्ति। फिफ्थ ऑप्शन, बढ़ती ब्याज दर। ठीक, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि किन कारणों से होती है? ठीक, तो हमें ये तो पता है कि ये तो बढ़ती ब्याज, एक मिनट, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है उसमें वृद्धि किस कारणों से बढ़ते, अगर ब्याज दर बढ़ेगी तब तो बिल्कुल भी नहीं होगी, इतना तो हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन कट कर दें ऑप्शन, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, आपको इतना एक्टिव रहना है कि आप तुरंत अगर एक भी कट कर पा रहे हैं ना ऑप्शन या कुछ भी सोच पा रहे हैं, आप तुरंत अपने ऑप्शन पे आइए। ठीक, उसमें चेक करिए तो देखिए हमारा इसमें टाइम बच गया। नहीं आते हुए भी हम थोड़ा सा, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमने अपना क्वेश्चन ईजिली सही कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल या ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। कैन, है ना। चलिए आइए, सेकंड ऑप्शन, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान या निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। ओके, थर्ड ऑप्शन, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। मैंने आपको बताया था डेटा भारतीय रिजर्व बैंक और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में ये है डेटा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन। ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक, बस हम ये कर सकते हैं, अगर ये हमें पता चल गया ना कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित, तो भारतीय रिजर्व बैंक क्यों करेगी? ऑब्वियसली भाई, यहाँ पे SBI है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, तो बस हो गया। चलिए, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेटा है, डेटा देखिएगा, 2-3 डेटा मिल जाना तो कट कर दीजिएगा, उसमें से एक ना एक गलत होगा, आपको आता हो नहीं आता हो कुछ भी। चलिए आइए, क्योंकि यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए डेटा डालता है, अदरवाइज जो सिंगल ना दे दे। फर्स्ट ऑप्शन, यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों या माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। ठीक,
ठीक है। सेकंड ऑप्शन यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया। ओके। थर्ड ऑप्शन, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना। ओके। अब देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक हो गया और विश्व बैंक दो डेटा हो गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा कट गया। अब हम सबसे पहले आके अपना ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या दिया है। हमने ये तो एलिमिनेट कर लिया। अब सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। आंसर इज सी। देखिए विदाउट टाइम वेस्टिंग बहुत कम समय में हमारा आंसर निकल आया, है ना। ऐसे सॉल्व करते यूपीएससी का पेपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगर हमें नहीं, मान लीजिए सेकंड हमने कट कर दिया, हो गया। अगर हमें सारे स्टेटमेंट पढ़ने, तो देखिए पहला है एकदम सिंपल सा दिया है कि यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्रों एक कार्य के लिए शोध में वित्त संसाधनों को लागू करता है। अगर यहाँ पे मंत्रालय होता तो गलत होता है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड में हमें ये पता चल गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक दो डेटा दिया है, तो मतलब गलत होगा, यहाँ पे कुछ और ही होगा। भाई उद्देश्य तो कुछ भी, पर्पस तो कुछ भी हो सकता है ना। उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना। ठीक, वाटर ग्रेडिंग है तो भाई निर्धन व्यक्तियों के लिए है ना, तो इनके लिए तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती ही रहती है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तब भी आप इजीली देखिए, इजीली कर लिए, क्योंकि इस थर्ड स्टेटमेंट पे एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए, भारत में अंतिम उधारदाता या एक मिनट, हाँ, लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है। देख लीजिए ट्रेंड 23 का सॉल्व किया, 22 का सॉल्व किया। पेपर का जो ट्रेंड है ना वही है, उसी तरीके से पेपर सॉल्व है। 23 का जबकि इतना कम कट ऑफ किया था, उसके बावजूद भी हम कितने 75 प्लस क्वेश्चन हम सही कर पाए थे उसमें से। ठीक है, आइए चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निगमों को ऋण प्रदान करना। ओके। सेकंड ऑप्शन है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है बजटीय घाटों के वित्तयन के लिए सरकारों को ऋण देना। ठीक, अब ये दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, क्या सम्मिलित हो सकता है, तो अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार में उद्योग निगमों को ऋण प्रदान करना, ऐसा थोड़ी है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आंसर गलत हो गया हमारा। अब देखिए, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, हाँ ठीक है, बैंकों को तो दे सकते हैं। ठीक है, बजटीय घाटों के वित्तयन के लिए सरकारों को ऋण देना, ये नहीं करता। थर्ड भी गलत हो गया, आंसर इज 2। विदाउट कॉन्सेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, देखिए कितने सारे क्वेश्चन इस बार आ रखे हैं इसमें से, है ना। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2, ठीक है, R2 कुछ है, व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ओके, साधन उपलब्ध कराती है। चलिए पढ़ते हैं। ये R2 है ना, इसको हम करेंगे वर्ड एसोसिएशन से। अब देखिए वर्ड एसोसिएशन कैसे हम ऐड करेंगे चीज़ों को। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण, उद्योग में पर्यावरणीय वृद्धि में विश्वसनीय व्यवहार। ठीक है। बी ऑप्शन, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन। ठीक है। सी ऑप्शन, निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। ओके। फोर्थ ऑप्शन, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। अब एक बार ही हम जरा इंग्लिश पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कुछ है। ठीक, अब हम इसको वर्ड एसोसिएशन से करेंगे। हम देखेंगे पहला हमारा ऑप्शन है कि इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, इसको जरा सा आप अंडरलाइन करो। प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग, R2 दिया, यहाँ पे 2 R आ गया, R1 हो गया, ये हो गया R2। ठीक है, इंडस्ट्री। ओके, अब छोड़ देते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, यहाँ पे तो एक ही आ रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा। ठीक, देखिए जब हमें ये क्वेश्चन नहीं आते तब देखिए कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं, कर रहे हैं हम पेपर को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स, इसमें तो आर ही नहीं आया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। डी ऑप्शन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको भी अंडरलाइन, यहाँ पे आर आया एक, यहाँ तो हम तो सी तो जान के कि वैसे ही गलत हो, क्योंकि यहाँ पे R2 वहाँ पे दिया है
और R2 से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं दिया। ठीक, बाकी सब में से पहले ऑप्शन को छोड़कर सब में R1 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक, वर्ड एसोसिएशन के थ्रू इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा कि ताम प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। एक मिनट, पहला है कि वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। आप देखिए मैंने क्या बताया था, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन दिमाग नहीं लगाना इसके वजह नहीं कि आपको ईजिली पढ़ना नहीं, अगर नहीं भी लगाना है तो भी आप अगर डी, इसको साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड टेक क्वेश्चन कि ऑल ऑफ द अबव सही होता है तो आप डी भी कर सकते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन करेंगे उसमें से आपके 8 सही होंगे, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे ना तो आपके 10 के 10 सही होंगे। चलिए सेकेंड ऑप्शन चलते हैं। ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। यहाँ पे भी कैन भी आया, ठीक, इसमें भी कैन भी आया। अब देखिए सी ऑप्शन, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। यहाँ पे भी कैन भी आया, मतलब ऑल ऑफ द अबव सही होगा। ठीक, लेकिन घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि ताम प्रगलन ही सबसे ज़्यादा निर्मुक्त करते हैं, तो थोड़ा सा एक एक्सट्रीम वर्ड है ये, है ना, घातक। तो एक्सट्रीम वर्ड आ गया तो हम इसको गलत कर सकते हैं, ये बात सोच सकते हैं गलत करने के लिए। तो अगर हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया तो हमारा आंसर आ गया बी और सी, सेकंड और 3 ऑप्शन, क्योंकि ये सब सिंपल है, इस पर कुछ भार पॉसिबल 0.001% है तो भी सही होगा। ठीक, तो हमारा ये हो गया। अगर आप चाहें तो इसको डी भी सही कर सकते हैं, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। वैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में चाहे तो कर सकते हैं, तो अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 8 सही होगा। भट्टी तेल, फर्नेस ऑयल, साइंस एंड टेक के इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणियों या रिफाइनरी का एक उत्पाद है। ओके, वन ऑफ द, मैंने आपको बताया था वन ऑफ द आया यहाँ पे, है ना, सही है। सेकंड ऑप्शन, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, कुछ तो पॉसिबिलिटी है, सही है भी। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। अगर 0.0000001% भी होता है तो होता है, मतलब भट्टी तेल से। तो डी ऑप्शन देखिए कितना इजीली हमने वाला क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस एंड टेक में दिमाग नहीं लगाना, आप चुपचाप ऑल ऑफ द अबव कर लीजिएगा। चलिए एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, ब्लू, एक मिनट, ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन पता नहीं कितनी बार हम पढ़े हैं कि महासागर या इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है ना। तो ये सीधे ही हमें मिल गया, इसमें तो हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं था, पहला ही आंसर हो गया। ब्लू कार्बन क्या है? महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। ठीक, चलिए यही होता है ब्लू कार्बन। 20 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? किसकी संभावना है? फर्न की, लाइकेन की, मॉस की, या छत्रक या मशरूम की। नीचे देखे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए ये ना मशरूम कितनी बार, मल्टीपल टाइम ये मशरूम और लाइकेन ये 2 PYQ में दे चुका है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए मिट्टी में पाए जाने की संभावना है। ठीक, तो हमारा इसमें से क्या ऑप्शन, क्या आपको क्या लगता है? नीचे देखिए कोड का सही उत्तर चुनिए। मृदा विहीन सतह पर, ठीक, जहाँ पे मिट्टी ना हो। तो फर्न तो पाया जाता है मिट्टी में, ठीक है, ये तो पाया जाता है मिट्टी में, तो पहला तो नहीं होगा, है ना। एक सेकेंड नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो 2 ऑप्शन तो कट गया। लाइकेन, ठीक है, लाइकेन मिट्टी में नहीं पाया जाता, तो ठीक है। मॉस भी नहीं, मशरूम इसको भी मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो 4th भी कट गया, तो यहाँ पे भी कट गया। आंसर इस ये लाइकेन और मॉस होता है मृदा विहीन सतह के लिए। ठीक, अब देखिए अगर ऑल ऑफ द अबव होता है तो ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं। हमें ये पता है कि लाइकेन किस में होता है, लाइकेन जो होता है ना ये रॉक पर पाया जाता है। ठीक है, तो बस हमारा आंसर आ गया, क्योंकि मशरूम के लिए भी मिट्टी की हमें ज़रूरत होती है और फर्न के लिए भी मिट्टी की ज़रूरत होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? किसका किया जाता है?
कुछ आइडिया, एनी आइडिया, कुछ गैस कर सकते हैं किसका किया जाता होगा? अगर थोड़ा सा भी गैस कर सकते हैं, थोड़ा सा भी, लिटिल बिट भी, है ना, तो बताइए किसका किया जाता है? इसका कहता है लेमन घास का। ठीक, ये भी है ना, ये PYQ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। एक सेकेंड। हाँ, अब हम चलते हैं 22 पे। जियो के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं विचार। क्या ही दे रखा है, एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और फोरामेनिफेरा। उपयुक्त में से कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है? कौन सा? ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज इसको कर दीजिए स्किप, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते अगर नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, और साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। वैसे भी ये भी PYQ का क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन कितने सारे रिपीट हो रहे हैं ना। प्राथमिक उत्पादक साइनोबैक्टीरिया और डाइटम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जॉक, हेजहॉग, शैल मूसक, मार्मोट, वृद्धशल्क, पेंगुलिन। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुबेद अंगों की रक्षा करता है? कौन सा करता है? एनी गैस? नो गैस। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। वैसे ये भी PYQ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा हमारा, एक मिनट, जॉहक और ब्रेजिस्टर क्या, पेंगोलिन। ठीक है, अगर नहीं आता है स्किप कर दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है इतना हम कर लेंगे अलग अलग और डिफरेंट एप्टीट्यूड से कि हम पास हो जाएंगे प्रीलिम्स। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना। चलिए, नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 24। वनों पर निवारक घोषणा। कोई घोषणा है जो कि वन पे है, ठीक है, जिसका नाम है वनों पर निवारक घोषणा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन इजी होता है करना। चलिए, एक मिनट। हाँ, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। अब हम देखते हैं कौन सा कथन सही है हमारा। पहला ऑप्शन, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। यहाँ पे देखिए डेटा है, पहला तो 2014 और दूसरा संयुक्त राष्ट्र, ठीक, जलवायु शिखर सम्मेलन। ओके, बट रुक जाते हैं, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। ठीक है, आइए थर्ड ऑप्शन, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। मैंने आपको बताया था कि बाध्यकारी बहुत 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 कम घोषणाएं होती हैं, बहुत मिलीमत। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन कट करते हैं तो हमारे दो ऑप्शन कट हो गए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। यह सरकारों या बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। समर्थन तो किसी का भी हो सकता है, समर्थन हो सकता है किसी का भी, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। पता नहीं था नहीं था, इसमें तो हम कंफ्यूज। ठीक, लेकिन हमें ये पता है कि समर्थन तो बहुत लोग का होता है। तो इस फिफ्थ ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन तो है नहीं, तो ये भी कट गया। आंसर इज 1 2 4, है ना। अगर हम ये इतना सा अगर हम अपना माइंड यूज़ कर ले कि समर्थन अगर इसमें दिया है कि सरकार का होता है, बड़ी कंपनियों का होता है, देशी समुदायों का होता है, तो समर्थन तो किसी का भी हो सकता है। लेकिन हमारा फिफ्थ ऑप्शन है ना, उसमें तो फोर्थ ऑप्शन ही नहीं है, तो ये कट गया, आंसर हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख रहे हैं कितना इजीली सॉल्व हो रहा है पेपर। चलिए, तंत्रिका अपवास या न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं? मोटर गाड़ी के ब्रेक से, मोटर गाड़ी के इंजन से, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से, ठीक है, बिजली संयंत्र से, या टेलीफोन लाइन से। ठीक, अब देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो हम पांचों पे भी गेस कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि तंत्रिका अपहास जो है, ठीक है, टाइट कर पर्यावरणीय प्रदूषकों में किससे उत्पन्न होते हैं? तो टेलीफोन लाइन से तो नहीं उत्पन्न होंगे। तो अगर टेलीफोन लाइन से नहीं उत्पन्न होंगे तो हमारा आंसर हो गया 1 2 4। ये देखिए, अगर हम एक भी अगर हम ऐसे क्वेश्चन में या तो आप ऑल ऑफ देम एवं मांगे, या अगर आप एक थोड़ा सा भी अगर पॉसिबिलिटी है, देखिए इसमें भी अगर हम ऑल ऑफ द एबव करेंगे, 3 क्वेश्चन हमने किससे,
5-6 क्वेश्चन किए सारे के कोई साइंस एंड टेक के, उसमें से 2 क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, 3 सही हो गया। ठीक, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा लगा लें कि जो तंत्रिका अपहार है वो हमारे उसमें नहीं होता, प्रदूषकों को उससे नहीं उत्पन्न होते, तो हम अगर टेलीफोन लाइन को काट दें इसमें, तो अगर हमारा आंसर सीधे निकल आएगा, है ना, बिना हमारा टाइम वेस्ट किए। तो चलिए आज तक इतना ही पेपर सॉल्व करते हैं, इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।